दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस वेब सीरीज की पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है पहले उसे देखिए। वहां पे मैंने इस वेब सीरीज की शुरू के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसे नहीं देखोगे तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप पहले उसे देखिए और पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और आप कमेंट सेक्शन पे भी चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने लिंक को पिन कर दिया है। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए अंत के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम सकरई को देखते हैं। जब से उसे चलप्पा की सच्चाई का पता चला है तब से वो थोड़ा अपसेट है, क्योंकि वो खुद चलप्पा को पिता समान मानता था, पर वो एक ऐसे आदमी निकलेंगे ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर हम देखते हैं सकरई और मूर्ति फिर से चलप्पा के उस कॉटेज में जाते हैं। दरअसल सकरई को ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो उनसे छूट रहा है। फिर ये दोनों फिर से इस घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं और तभी सकरई नोटिस करता है उस कबर्ड के अंदर एक सीक्रेट डोर है। वो जैसे ही उसे खोलता है तो वो देखता है वहां से एक सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही है। तो सकरई और मूर्ति उस सीढ़ी के मदद से नीचे उतर जाते हैं तो वो देखते हैं दरअसल ये एक सुड़ंग है। तभी सकरई की नजर एक जली हुई लैपटॉप के ऊपर पड़ता है जो कि आधे से ज्यादा जल चुका होता है। तो सकरई को लगता है कि शायद ये चलप्पा का वही लैपटॉप है जो क्राइम स्पॉट से गायब था। और फिर ये दोनों उस सुड़ंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं और अंत में समुद्र के किनारे निकलते हैं। तो सुड़ंग से बाहर निकलने के बाद सकरई कहता है मतलब उस रात मुत्थु इसी रास्ते से कॉटेज के अंदर गई होगी। तो सकरई तुरंत फोरेंसिक टीम को यहाँ पे बुला लेता है और वो लोग तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं फोरेंसिक टीम को इसी सुड़ंग के एक लोहे की रेलिंग पे उन 8 लड़कियों की फिंगरप्रिंट मिलती है। इन फिंगरप्रिंट्स को देख के सकरई को लगता है कि शायद इन लड़कियों ने ही एक साथ मिलके चलप्पा को मारा है। पर अगले दिन फोरेंसिक से आई एक रिपोर्ट सकरई की ये वाली थ्योरी को सिरे से खारिज कर देता है। दरअसल उन्हें चलप्पा के उंगलियों में से गन पाउडर मिला है। दरअसल दोस्तों जब किसी बंदूक से गोली चलती है तभी कुछ गन पाउडर भी रिलीज होते हैं जो कि उस बंदूक के साथ साथ उसे चलाने वाले आदमी के हाथ में भी लग जाते हैं। तो मूर्ति कहता है मुझे लगता है चलप्पा ने किया है, क्योंकि गन पाउडर चलप्पा की उंगलियों में से मिला है इसका मतलब गन उसी ने चलाया है। अगर हम एक दूसरा एंगल सोच भी लें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन लड़कियों ने जबरदस्ती उस गन को चलप्पा के हाथ में रख के उसे चला दिया हो। चलप्पा एक हट्टा कट्टा आदमी था और ये बच्चियां उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। और अगर उन लड़कियों के साथ चलप्पा की हाथापाई भी हुआ होता तो चलप्पा के शरीर में चोट के निशान होते, पर फोरेंसिक टीम को चलप्पा के शरीर में कोई भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। तो सकरई एक थ्योरी बनाता है कि असल में उस रात हुआ क्या होगा। सुड़ंग के रास्ते सबसे पहले ये 8 लड़कियां चलप्पा से मिलने आई होंगी और किसी बात को लेके चलप्पा के साथ इनकी बहस हुई होगी। फिर बहस के बाद सुड़ंग के रास्ते से वो लड़कियां वापस चली जाती हैं, पर मुत्थु बाकी लड़कियों से छुपके वापस कॉटेज के अंदर आ जाती है और फिर से चलप्पा के साथ उसकी बहस होने लगती है। और 10 साल पहले चलप्पा ने जो किया था अभी उसे उस बात को लेके गिल्टी फील हो रहा होता है, तो वो अपने ही गन से खुद को शूट कर लेता है। और मुत्थु ये सब देख के शॉक हो जाती है और इसी शॉक के चलते वो समझ नहीं पाती है कि उसे क्या करना है। इसीलिए वो यहाँ से भागने की बजाय वो गन को अपने हाथ में लेके कबर्ड में छुप जाती है। पर अभी भी एक चीज क्लियर नहीं हुआ है कि उस कबर्ड को बाहर से बंद किसने किया। पर इस फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए इतना तो क्लियर हो चुका है कि चलप्पा ने किया है और ये 8 लड़कियां निर्दोष हैं। इसीलिए मुझे पहले इन लड़कियों को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तभी मूर्ति कहता है कि अगर ये लड़कियां निर्दोष हैं तो फिर ये पुलिस के पास आके खुद को सरेंडर क्यों किया और हम सबको झूठी कहानी क्यों सुनाई। तो सकरई कहता है दरअसल वो सब मुत्थु को बचाना चाहती हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं वो 8 लड़कियां बड़े प्लानिंग के साथ पूरे जेल में कोहराम मचा देते हैं। दरअसल वो किचन में गैस सिलेंडर को खुला छोड़ देते हैं, जिसके चलते गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और सबका ध्यान किचन की तरफ हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठा के उनमें से एक लड़की एडमिन रूम में घुस जाती है और एक खास सीरियल नंबर वाली फाइल को ढूंढने में लग जाती है और थोड़ी देर बाद वो उसे मिल भी जाता है। फिर वो उस फाइल में से एक पन्ने को फाड़ के अपने पास रख लेती है और फिर वो यहाँ से बस जाने ही वाली होती है। तभी इस रूम में एक लेडी कांस्टेबल आ जाती है, पर इससे पहले कि वो लड़की कांस्टेबल के हाथों पकड़ी जाती तभी यहाँ पे नंदिनी आ जाती है और वो उस लेडी कांस्टेबल से कहती है कि वार्डन आपको बुला रही है, जल्दी जाइए। फिर वो कांस्टेबल यहाँ से चली जाती है। इस तरीके से नंदिनी उस लड़की की मदद करती है। फिर नंदिनी जब उस लड़की से यहाँ पे आने की कारण पूछती है तो वो इसे कुछ भी नहीं बताती है, बस थैंक यू कह के यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं नंदिनी उन लड़कियों से कहती है कि चलो तुम्हें वार्डन बुला रही है। ये सुन के ये सब डर जाते हैं। इन्हें लगता है शायद वार्डन को इनकी कल के कारनामे के बारे में पता चल गया है, तो ये लोग चुपचाप नंदिनी के साथ वार्डन से मिलने जाते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि नंदिनी ने इन लड़कियों से झूठ कहा था। दरअसल सकरई इन लड़कियों से मिलने आया होता है। सकरई इन्हें कहता है देखो मुझे पता है तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सब निर्दोष हो। तुम में से किसी ने भी चलप्पा को नहीं मारा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उसने किया है। तुम सब मुझे पूरी बात बताओ कि 10 साल पहले हुआ क्या था। फिर ये सब सकरई को सच बताने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। 10 साल पहले ये 8 लड़कियां एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हुए थे और इन सबको कहीं तो ले जाया जा रहा था और 5 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 6 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम रवि और नगम्मा नाम के एक शादीशुदा कपल को देखते हैं। रवि समुंदर में मछली पकड़ने का काम करता है। फिर हम देखते हैं एक दिन रवि को उसके ऑनर का कॉल आता है। ऑनर के साथ बात करने के बाद रवि बहुत खुश हो जाता है। दरअसल ऑनर ने इसे एक काम दिया है, अगर ये उस काम को कर देगा तो इसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो रवि तुरंत कहीं जाने लगता है। तो नगम्मा कहती है पहले खाना तो खा लो, फिर जहाँ पे जाना है जाओ। तो रवि कहता है अरे मैं बाहर खाना खा लूंगा, तुम टेंशन मत लो, और हाँ मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। फिर रात हो जाती है और रवि घर वापस नहीं आता है। तो नागम्मा उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद रवि शराब के नशे में कहीं पड़ा हुआ होगा। फिर वो रवि को ढूंढते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। तभी वो देखती है एक सुरंग में से 8 बच्चियां बाहर निकलते हैं और उन सभी के हाथ बंधे हुए होते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये चलप्पा के कॉटेज वाली सुरंग ही है। फिर नागम्मा रवि को जबरदस्ती उन बच्चियों को एक बोट में ले जाते हुए देखती है। फिर वो भी रवि के पीछे पीछे उस बोट में आ जाती है और नगम्मा को यहाँ पे देख के रवि घबरा जाता है। वो उसे कहता है देख ये मेरा आखिरी काम है, इस काम के बाद मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हम दोनों की लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, तो प्लीज अभी यहाँ से चली जा और मुझे मेरा काम करने दे। पर नागम्मा उसे इन बच्चियों को छोड़ने के लिए कहती है, पर रवि उसकी एक नहीं सुनता है और तभी यहाँ पे ऑनर आ जाता है। तो रवि नागम्मा को जोर से एक थप्पड़ मारता है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे भी नीचे ले जाके एक रस्सी से बांध देता है और वो खुद फिर से ऊपर चला जाता है और ऑनर को ऊपर से ही वो उन बच्चियों को दिखा देता है। फिर ऑनर रवि को कुछ पैसे देके यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑनर कौन है उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है, हमें बस ये महसूस करवाया जाता है कि ऑनर यहाँ पे आया था। फिर ऑनर के जाने के बाद रवि फिर से नीचे जाता है और नगम्मा के हाथ में जो उसने रस्सी बांधा था वो उसे खोल देता है और फिर वो ऊपर चला जाता है। नगम्मा भी उसके पीछे पीछे ऊपर चली जाती है और वो फिर से रवि से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम इन बच्चियों को छोड़ दो, पर रवि उन बच्चियों को छोड़ने से मना कर देता है। वो कहता है अगर मैं इन्हें छोड़ दिया
तो ऑनर मुझे मार डालेगा। तुम एक काम करो, इन बच्चियों को इंसान नहीं मछली समझो। जैसे मछलियों को पकड़ने के बाद उन्हें अलग अलग जगह पे बेच दिया जाता है, इन्हें भी बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा। रवि से ऐसी बातें सुन के नगम्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ एक कोयता को उठाती है और एक ही बार में रवि का सर उसके धड़ से अलग कर देती है और बच्चियों को अपने साथ लेके कहीं चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं वो बच्चियों को किसी एक खंडर में छुपा के रखी हुई है और वो खुद उनके लिए बाहर से खाना लेके आती है। दरअसल ये 8 बच्चियां चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हुए थे। फिर नगम्मा को पता चलता है इन बच्चियों को हमारे देश के अलग अलग स्टेट से उठाया गया है, पर नगम्मा ये ठान लेती है कि वो इन बच्चियों को उन दरिंदों से जरूर बचाएगी और इन्हें उस नर्क में नहीं जाने देगी। फिर कुछ दिन बाद नगम्मा के पास जो कुछ भी पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि रवि को जो पैसे मिले थे, अगर नगम्मा उन्हें अपने साथ ले आती तो ये लोग कई महीने तक आराम से गुजारा कर लेते, पर क्योंकि उन पैसों को गलत काम करके कमाया गया था, इसीलिए नगम्मा उन्हें अपने साथ नहीं ले गई। तो नगम्मा आसपास में काम की तलाश में लग जाती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलती है। फिर वो अंत में थक हार के प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। तो एक दिन पुलिस उनके ऊपर रेड करती है, पर नगम्मा पुलिस से छुप जाती है। पर इससे पहले कि पुलिस उन प्रोस्टिट्यूट्स को अरेस्ट करके अपने साथ जेल ले जाती, वहाँ पे चलप्पा सर पहुँच जाते हैं। दरअसल वो इसी रास्ते से गुजर रहे थे। पुलिस को देख के वो वहाँ पे रुक गए और पूरे मामले को जानने के बाद वो प्रोस्टिट्यूट के तरफ से पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। जैसे कि हमें पता है चलप्पा एक नामी दामी वकील है, तो पुलिस वाले उनके आर्ग्यूमेंट्स के सामने टिक नहीं पाते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। नगम्मा दूर से ये सब देख रही होती है। फिर अगले दिन नगम्मा चलप्पा से मिलने जाती है और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती है, पर वो चलप्पा को ये नहीं बताती है कि वो ऑनर कौन है और बच्चियां अभी कहाँ पे हैं। दरअसल नगम्मा अभी भी चलप्पा के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर पाती है। तो चलप्पा कहते हैं ठीक है, तुम ये सब कुछ मुझे मत बताओ, तुम ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के सामने बताओगी। तुम एक काम करो, कल सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाओ और बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। फिर अगले दिन वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना चाहती है, पर वो अभी जिस जगह पे है वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत दूर है। वो उन बच्चियों को उस खंडर में अकेले छोड़ के इतनी दूर नहीं जा सकती है, इसीलिए वो उन बच्चियों को भी अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं अभी यहाँ पे अष्टकाली का त्योहार चल रहा होता है। फिर नगम्मा मेले में एक दुकानदार से रिक्वेस्ट करके उन बच्चियों को कुछ देर के लिए उनके वहाँ रुकने के लिए कहती है और फिर वो कोर्ट जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करती है कि ये बच्चियां हमेशा सही सलामत रहें। फिर वो एक पवित्र धागे को अपने हाथ में बांध के सीधा कोर्ट के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं नगम्मा जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पहुंचती है, उसे वहां पे ऑनर के कुछ गुंडे मिल जाते हैं और वो नगम्मा से उन बच्चियों के बारे में पूछते हैं, पर नगम्मा उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। फिर उनमें से एक गुंडा नगम्मा के हाथ में वो पवित्र धागा देख लेता है। वो ये समझ जाता है कि नगम्मा अभी मेले से आई है, मतलब वो बच्चियां भी अभी मेले में ही होंगी। और फिर ये गुंडे चाकू से नगम्मा के पेट में कई बार हमला करते हैं और फिर उसे मरने के लिए छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। तभी चलप्पा यहाँ पे आ जाता है और नगम्मा मरने से पहले चलप्पा को उन बच्चियों के ठिकाने के बारे में बता देती है। फिर चलप्पा तुरंत उन बच्चियों के ठिकाने में पहुंच जाते हैं और फिर उन बच्चियों को नगम्मा के बारे में बता देते हैं कि थोड़ी देर पहले ऑनर के गुंडों ने नगम्मा को जान से मार डाला। ये बात सुनते ही 8 बच्चियां जोर जोर से रोने लगती हैं। फिर चलप्पा सर इन बच्चियों को संभालते हैं। वो कहते हैं हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा।
वरना ऑनर के गुंडे हमें पकड़ लेंगे। फिर चलप्पा सर उन बच्चियों के साथ वहां से निकल जाते हैं। दरअसल उन्हें ये डर था कि आज नहीं तो कल ऑनर उन्हें ढूंढ लेगा, इसीलिए वो चाहते थे कि ये 8 लड़कियां अलग अलग स्कूल में पढ़ें। अगर ये एक साथ रहेंगे तो पकड़े जाने का खतरा ज्यादा रहेगा, इसीलिए वो उन 8 बच्चियों को लेके सीधा प्रेमबता के पास जाते हैं और उसे ब्लैकमेलिंग करके इन बच्चियों को 8 अलग अलग स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं। और यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर ये लड़कियां कहती हैं कि चलप्पा हमारे लिए पापा समान थे, उन्होंने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि प्रियंबता ने चलप्पा को गलत समझा था। फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 7 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फॉरेंसिक टीम से सकरई को ये पता चलता है कि चलप्पा सर की लैपटॉप बुरी तरीके से जल चुका है, इसीलिए उस लैपटॉप से कुछ भी डाटा रिकवर नहीं किया जा सकता है। पर उस लैपटॉप के पास से कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे। उन डॉक्यूमेंट्स में एक बंदे का फोटो भी था। फिर जब उस बंदे की फोटो को क्रिमिनल डाटाबेस में चेक किया जाता है तो उस बंदे का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिलता है। दरअसल इस बंदे को पहले भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में अरेस्ट किया गया था। फिर सकरई तुरंत उस बंदे का पता लगा लेते हैं और वो उसे मिलने जाते हैं। सकरई उसे धमकी देते हैं कि अगर वो इन्हें सच नहीं बताएगा तो वो उसके बेटे को ये बता देंगे कि उसके पापा क्या करते हैं। तो मजबूरन उस बंदे को सकरई को ये बताना पड़ता है कि अभी पोर्ट पे 2 लड़कियों को बाहर से लाया गया है और आज उन्हें यहाँ से आगे ले जाया जाएगा। पर वो बच्चियां अभी कहाँ पे हैं इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर सकरई फर्नांडिस से मिलने जाता है और वो उसे पूरी कहानी बताता है कि असल में यहाँ पे क्या चल रहा है। सकरई फर्नांडिस से कहता है कि अगर तुम्हारा कोई बंदा इस काम से जुड़ा हुआ है तो प्लीज मुझे बता दो। पर फर्नांडिस को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर वो सकरई को ये गारंटी देता है कि अगर उसे इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो वो सबसे पहले उसे बताएगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो 8 लड़कियां नंदिनी के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है नंदिनी पुलिस वालों के साथ मिली हुई है और वो जानबूझ के चलप्पा सर की मर्डर केस को केस बना रहे हैं। फिर इनमें से कुछ लड़कियां नंदिनी के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी इनमें से एक लड़की ये बताती है कि नंदिनी वही है जिसके बारे में चलप्पा सर ने हमें बताया था और ये कभी पुलिस वालों के साथ मिल नहीं सकती। फिर नंदिनी इन लड़कियों से पूछती है, मुझे बताओ कि उस रात हुआ क्या था। तो ये लड़कियां बताती हैं कि जिस रात हम चलप्पा सर से मिलने वाले थे उससे कुछ दिन पहले चलप्पा सर ने हम सबको एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने हमें ये कहा था कि ऑनर को सजा दिलाने का टाइम आ गया है। दरअसल चलप्पा सर को आइन के ऊपर बहुत भरोसा था। वो हमें उस चिट्ठी में ये भी बताते हैं कि नंदिनी नाम की एक लड़की आइन को अपने हाथ में लेके उसके साथ जिसने गलत किया था उसने उसका मर्डर कर दिया और अभी वो जेल में है और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। इसीलिए हमें आइन के ऊपर भरोसा करके इस केस को लड़ना है। और एक बात, दरअसल चलप्पा सर को जब ये पता चला कि इस कॉटेज के मदद से चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जाती है तो उन्होंने उसे रोकने के लिए इस पूरे कॉटेज को ही खरीद लिया। फिर चिट्ठी में जो तारीख मेंशन था हम उस रात चलप्पा सर से मिलने आते हैं। फिर हम जैसे ही उस सुड़ंग के अंदर जाते हैं हमें वहाँ पे एक जला हुआ लैपटॉप मिलता है और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जल रहे होते हैं। हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम जैसे ही कॉटेज के अंदर जाते हैं हम देखते हैं चलप्पा सर मरे पड़े हुए होते हैं। चलप्पा सर को इस हालत में देख के हम सब शॉक हो जाते हैं। पर हम चलप्पा सर को अच्छे से जानते थे, वो करने वालों में से नहीं थे। मतलब किसी ने चलप्पा सर का मर्डर किया है और बड़ी चालाकी से उसे
साइड दिखाने की कोशिश की है। फिर हम सब उस सुड़ंग के रास्ते वापस आ जाते हैं। तभी हमारी नजर फिर से उस लैपटॉप और कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पड़ता है। उन डॉक्यूमेंट्स में हमें एक सीरियल नंबर मिलता है। ये सीरियल नंबर सब जेल में किसी कैदी का होता है। फिर उस सीरियल नंबर को लेके हम वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मुत्तू उन सब से बच के वापस कॉटेज के अंदर आ जाती है और चलप्पा सर के सामने बैठ के फूट फूट के रोने लगती है। दरअसल वो चलप्पा सर से बहुत प्यार करती थी और वो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो पुलिस इस केस को सुसाइड बना लेगी। पर ये सुसाइड नहीं है। फिर वो रोते हुए चलप्पा सर को गले लगाती है और उनके हाथ से वो गन को लेके कबर्ड के अंदर छुप जाती है। फिर हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं। फिर नंदिनी इन लड़कियों से पूछती है कि आखिर वो ऑनर कौन है। फिर ये लड़कियां नंदिनी को एक पेपर दिखाते हैं। दोस्तों, ये वही पेपर है जिसे उस लड़की ने एडमिन रूम से चुराया था। दरअसल उन्हें उस सुड़ंग के अंदर से जो सीरियल नंबर मिला था वो किसी और की नहीं, सरोजा की थी। दोस्तों, आपको याद होगा ऑनर उस दिन रवि से मिलने आए थे और वो ऑनर कोई और नहीं, सरोजा ही थी। दरअसल सरोजा ही इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग की मास्टरमाइंड है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 8 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सकरई और मूर्ति फिर से चलप्पा सर की कॉटेज में जाते हैं। दरअसल सकरई के दिमाग में अभी भी वही एक बात चल रहा है कि उस कबर्ड को बाहर से बंद किसने किया। फिर सकरई मूर्ति से कहता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, तब जाके मेरे दिमाग में एक बात आया कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस दिन दरवाजे को तोड़ के हम जब अंदर आए तब किसी ने इस कबर्ड को बाहर से बंद किया होगा। पर सबसे पहले हम दोनों ही अंदर आए थे और मैंने तो कबर्ड को बंद नहीं किया है। इसका मतलब उस कबर्ड को बाहर से बंद करने वाला कोई और नहीं, तुम हो। मुझे सच बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल जिस रात चलप्पा का खून हुआ था उस रात सुड़ंग के रास्ते मूर्ति उनसे मिलने आया था। दरअसल वो चलप्पा सर से ये रिक्वेस्ट करने आया था कि वो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस पे इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दें, पर चलप्पा सर मूर्ति को ये करने के लिए मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मास्टरमाइंड सरोजा है और तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। दरअसल सरोजा के साथ मूर्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और जब सरोजा को जेल जाना पड़ा तो वो जेल जाने से पहले इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग की पूरी जिम्मेदारी मूर्ति को सौंप के गई है और पिछले 10 साल से चलप्पा सर इन लोगों के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे। फिर मूर्ति देखता है कि इन लोगों का राज खुलने वाला है, इसीलिए वो तुरंत गन निकाल के चलप्पा सर को शूट कर देता है। फिर हम देखते हैं मूर्ति पहले उस गन से अपना फिंगरप्रिंट को मिटा देता है। फिर वो उस गन को चलप्पा के हाथ में रख देता है और बिल्कुल सर के उसी जगह पे गन को रख के वो दोबारा से गोली चला देता है ताकि चलप्पा के हाथ में गन पाउडर लग जाए और फोरेंसिक टीम को ये लगे कि चलप्पा ने किया है। दोस्तों, यहाँ पे 2 गोलियां चली हैं, पर मूर्ति बड़े चालाकी से एक गोली को उठा के अपने साथ ले जाता है ताकि फोरेंसिक टीम को यहाँ से सिर्फ एक ही गोली मिले। फिर वो उनके लैपटॉप और सारे डॉक्यूमेंट्स को नीचे सुड़ंग में ले जाके जला देता है। पर मूर्ति ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसी रात वो 8 लड़कियां यहाँ पे आएंगी और इसका पूरा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई होता है। फिर मूर्ति सकरई के सर पे किसी चीज से जोर से मार के यहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं फर्नांडिस एक बच्चे के साथ सकरई से मिलने आता है। दरअसल इस बच्चे के पिता के बोट से आज 2 लड़कियों को कहीं ले जाना था, पर इसके पापा अंत में अपना इरादा बदल लेते हैं
और ये काम करने के लिए मना कर देते हैं। तो कुछ गुंडे लोग इसके पापा को मार के जख्मी कर देते हैं और उनके बोट को ले जाते हैं और उनके बोट में 2 बच्चियां भी हैं। फिर ये सब जानने के बाद सकराई फर्नांडिस के साथ सीधा पोर्ट के तरफ निकलते हैं और 4-5 छोटे छोटे बोट लेके उन बच्चियों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सरोजा को ये पता चल जाता है कि ये 8 लड़कियां कौन हैं, इसलिए वो इन 8 लड़कियों को जान से मारने की प्लान बनाती है। पर नंदिनी को इसके बारे में पता चल जाती है और वो उन 8 लड़कियों को इसके बारे में बता देती है। पर ये 8 लड़कियां नंदिनी के बात को सुनने के बजाय उसे ही उस खंडर में बंद करके जेल की तरफ निकल जाते हैं। दरअसल इनकी असल प्लानिंग तो ये थी कि इन्हें सब जेल आना है और मौका मिलते ही ऑनर को जान से मार डालना है। फिर हम देखते हैं ये लोग जैसे ही जेल के अंदर पहुंचती हैं, इनके ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे हम एक जोरदार फाइट देख सकते हैं, पर अंत में हम ये देखते हैं कि ये 8 लड़कियां भारी पड़ते हैं और एक साथ मिलके सरोजा को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। इससे पहले कि ये लोग सरोजा को जान से मार डालते, नंदिनी वहाँ पे पहुँच जाती है और सरोजा को बचा लेती है। नंदिनी इन सब से रिक्वेस्ट करती है कि जो गलती मैंने किया था, अगर तुम वही गलती को रिपीट करोगे तो आज मेरे साथ जो हो रहा है तुम्हारे साथ भी वही होगा। और चलप्पा सर भी ये नहीं चाहते होंगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल के अंदर गुजरे। तो नंदिनी की बहुत समझाने के बाद अंत में ये 8 लड़कियां समझ जाती हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उन बच्चियों के साथ मूर्ति भी उस बोट में होता है। फिर जैसे ही वो लोग देखते हैं कि सकराई उनके पास पहुंच नहीं वाला है, इसलिए वो पकड़े जाने के डर से उन दोनों बच्चों को समुंदर में फेंक देते हैं। तो सकराई उन 2 बच्चों को बचाने के लिए सीधा समुंदर में कूद जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं फर्नांडिस के आदमी उस बोट को रोक लेते हैं और मूर्ति को भी पकड़ लिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं उन 8 लड़कियों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो सब निर्दोष थे। फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद नंदिनी की भी फाइनल जजमेंट डे आ जाता है और अदालत में यह साबित हो जाता है कि नंदिनी ने जो कुछ भी किया था ये एक सेल्फ डिफेंस था और वो निर्दोष पाई जाती है और उसके ऊपर जो कुछ भी आरोप लगे थे वो सब खारिज हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और ये पूरा सीरीज यहीं पे कंप्लीट भी हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। पर अगर आप इसे सीजन 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये इतना भी अच्छा नहीं है। सीजन 1 एक मास्टरपीस था क्योंकि उसके स्टोरी लाइन और उसमें जो क्लाइमेक्स देखने को मिला था वो बहुत ही अच्छा था। पर वैसे आपको ये सीजन 2 कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।